हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं? क्या आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन ले रखा था और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आपका लोन का डिफॉल्ट का जो सिलसिला है ये आगे भी बरकरार रहा? और ऐसे में हुआ क्या? बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर उनके लीगल टीम के द्वारा, उनके एडवोकेट्स, वकील या फिर लीगल पैनल के माध्यम से आपको ढेरों अलग अलग प्रकार के लीगल नोटिसेस आपको भेजे जा रहे हैं लोन रिकवरी के संबंध में। दोस्तों, कितने प्रकार की लीगल नोटिसेस बैंक और एनबीएफसी आपको आपके लोन डिफॉल्ट के केस में भेज सकती है? किस लीगल नोटिस का कितना ज्यादा महत्व है? किस लीगल नोटिस का हमें जवाब रिप्लाई देना चाहिए? किस लीगल नोटिस को हम इग्नोर, नजरअंदाज कर सकते हैं? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिटेल में और विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी स्थिति परिस्थिति खराब है, ठीक है, ऐसे में आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत समस्याएं नहीं है दोस्तों। बस जो कानूनी जो तौर तरीका है, जो एक लीगल जो प्रोसीजर है दोस्तों, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। पैसे नहीं है तो फिर नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आपके पास एक ही सोल्यूशन, एक ही उपाय है कि नियम कानून को फॉलो करिए। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास पैसे हैं बट आप फिर भी जानबूझकर इंटेंशनली यदि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यदि आप पैसे नहीं भरेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है, जो सिविल रिपोर्ट है, उस पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एक इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। और आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, वो नीचे गिरता जाएगा और आगे चलकर भविष्य में आपको दोबारा वापस से लोन लेने में काफी दिक्कत, समस्याएं आ सकती है दोस्तों। अब तो दोस्तों डिजिटल जमाना आ चुका है, नियम कानून काफी बदल चुके हैं। अब लोन डिफॉल्ट होने पर आपके सिविल स्कोर पर डायरेक्टली सीधे अटैक और इफेक्ट पड़ेगा और रियल टाइम का जो अपडेट्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले क्या था, सिविल जो रिपोर्ट्स थे, जो आपके डेटास थे डिफॉल्ट के संबंध में, उसको हर महीने में सिविल को रिपोर्ट करना पड़ता था। बैंक और एनबीएफसी उनको आपका डेटा भेजती थी, उसके बाद एक महीने के बाद फिर क्या होता था, आपका सिविल अपडेट्स होता था। बट अभी क्या चल रहा है दोस्तों? अब चल रहा है रियल टाइम, मतलब कि तुरंत इमीडिएटली डिफॉल्ट हुआ, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके डिफॉल्ट के संबंध में जो भी मैसेजेस वगैरह हैं, जो भी डेटास हैं, वो डायरेक्टली सीधे सिविल के पास अपडेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एक महीने के बाद आपका सिविल अपडेट होगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। यदि पैसे आपके पास हैं तो प्लीज आप पैसे दे दीजिए। यदि आप जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर बन रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक अपराध को कारित कर रहे हैं। पैसे हैं, पैसे नहीं भरोगे तो सिविल स्कोर तो खराब होगा ही साथ ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको काफी परेशान करेंगे। दिन भर में 100 कॉल्स पे डराना, धमकाना, गाली गलौज, आपके घर पे होम विजिट करना, आपके ऑफिस पर पहुंच जाना, आपके वर्किंग प्लेस पर पहुंच जाना और वहां पर पहुंचकर सभी के सामने आपके इंसल्ट, आपकी बेइज्जती करना और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोगों का नंबर है सबको कॉल करके आपके डिफॉल्ट के संबंध में बताना। अगर इतनी सारी परेशानियों को यदि आप झेलना चाहते हैं और पैसे आपके पास है बट फिर भी आप देना नहीं चाहते हैं, तो आप झेलिए फिर, और साथ ही साथ आपके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा, इसके लिए आप तैयार रहना दोस्तों। तो प्लीज आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर है तो फिर कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बट यदि आप विलफुल डिफॉल्टर है तो फिर काफी दिक्कत, काफी प्रॉब्लम आपके साथ में आ सकती है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि लोन डिफॉल्ट के संबंध में बैंक और एनबीएफसी या फिर उनके लीगल टीम्स आपको कितने प्रकार के, कौन कौन से आपको लीगल नोटिसेस आपको सर्व करते हैं, भेजते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड का मामला हो या फिर अनसिक्योर्ड का मामला हो दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई भी लोन हो तो उस लोन के प्रकार में कौन कौन से आपको नोटिसेस बैंक और एनबीएफसी और उनके लीगल टीम के माध्यम से आपको आपके एड्रेस पर, आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है दोस्तों। तो आइए जरा वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। डियर फ्रेंड, जब आपका एक या फिर दो ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो ऐसे सिचुएशंस में आपको दोस्तों पहली बात तो तुरंत इमीडिएटली एक या दो ईएमआई डिफॉल्ट होने पे तुरंत आपको लीगल नोटिस नहीं आती है। ऐसे में बैंक और एनबीएफसी के जो भी उनके स्टाफ, उनके जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, वो आपको एक रिमाइंडर कॉल, आपको मैसेज, आपका फॉलोअप ले सकते हैं कि सर आपका ये इतना इतना आपका ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है, एक दो जो भी है, प्लीज कृपया इसका भुगतान करवा दीजिए। तो आपको रिमाइंडर कॉल्स, आपको रिमाइंडर, आपको मैसेज वगैरह आपको आ सकते हैं, बट एक या दो ईएमआई डिफॉल्ट होने पे तुरंत इमीडिएटली आपको लीगल नोटिसेस आपको सर्व नहीं होते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका आगे भी डिफॉल्ट का सिलसिला कंटिन्यू रहा, चलता रहा, तो आपको बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम के द्वारा या फिर बैंक और एनबीएफसी खुद आपको पहला नोटिस भेजेगी, लोन रिकॉल की नोटिस। लोन रिकॉल की नोटिस मतलब कि आपका दो तीन जो भी आपका एक दो ईएमआई डिफॉल्ट है, इसका आप ईएमआई का भुगतान कर दीजिए, इसका रीपेमेंट करवा दीजिए। आपको एक हम्बल, आपको एक रिमाइंडर, आपको नोटिस भेजा जाता है, जिसे कहते हैं लोन रिकॉल की नोटिस। ये लोन रिकॉल की नोटिस बैंक और एनबीएफसी खुद के लेटर हेड पर भी आपको भेज सकती है या फिर अपने एडवोकेट, अपने पैनल टीम के द्वारा भी आपको ये लीगल नोटिस आपको भेज सकती है।
तो यदि आपके पास पैसे हैं तो जो भी आपका ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है उसका भुगतान प्लीज करवा दीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, आगे यदि आपका ये डिफॉल्ट का सिलसिला आगे भी बरकरार रहा तो लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद 90 या फिर 92 दिन के बाद आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बैंक और एनबीएफसी या फिर उनके लीगल टीम के द्वारा आपको डिमांड लीगल नोटिस आपको आ सकती है दोस्तों। डिमांड लीगल नोटिस, डिमांड लीगल नोटिस मतलब कि एक वार्निंग की नोटिस, एक वार्निंग की नोटिस की आप जो भी आपका अमाउंट बाकी है, इवन तो वो पूरा अमाउंट मांगते हैं कि भाई इतना पूरा टोटल आपका आउटस्टैंडिंग है, पूरे अमाउंट का भुगतान कर दीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ में आगे चलकर हम बड़ी एक कानूनी कार्रवाई, एक लीगल एक्शन आपके खिलाफ में स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो लीगल डिमांड नोटिस में क्या करेंगे, वो पूरा पैसा, पूरा जो भी आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, पूरे पैसे की वो मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि इसका आप रीपेमेंट करवा दीजिए। एक आपको हम ये वार्निंग दे रहे हैं, यदि आप नहीं देंगे, आपको समय देंगे वो 7 दिन 15 दिन, ठीक है, एक आपको एक स्पेसिफिक आपको एक टाइम देंगे, उस उतने टाइम के अंदर आपको उस बकाया राशि का आपको भुगतान करना होता है। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आगे दोस्तों अगली नोटिस के लिए आप तैयार रहिए। दोस्तों यदि आपका बैंक या फिर एनबीएफसी में लोन लेते वक्त यदि आपने ईसीएस मैंडेट की यदि आपने परमिशन दे रखी होगी कि भाई एक फिक्स्ड जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली सीधे आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड डेट को कट जाएगी, तो उसे कहते हैं दोस्तों ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। दैट मींस यदि आपका ईसीएस डिफॉल्ट हुआ तो ऐसे मामले में आगे चल के आपको बैंक और एनबीएफसी के लीगल टीम के द्वारा, उनके एडवोकेट के माध्यम से आपको सेक्शन 25 की आपको लीगल नोटिस आएगी दोस्तों। द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 सेक्शन 25 की नोटिस, जिसे कहते हैं कि ईसीएस डिफॉल्ट में एक सेक्शन 25 की कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन लेना। तो यदि आपको सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आ रही है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट और आपको सावधान हो जाना है दोस्तों। सेक्शन 25 में क्लियर कट कहा, मतलब लिखा जाता है कि जो भी आपकी ईएमआई बाकी है, जो भी आपका ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है, उसका भुगतान अगले 15 दिनों के अंदर कर दीजिए, 15 डेज के अंदर। क्योंकि होता क्या है, जब आपकी ईसीएस डिफॉल्ट होती है तो ईसीएस डिफॉल्ट के डेट से अगले 30 दिनों के अंदर बैंक और एनबीएफसी को लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को एक सेक्शन 25 की लीगल नोटिस भेजनी होती है 30 दिनों के अंदर, लोन ईसीएस डिफॉल्ट के डेट से अगले 30 दिनों के अंदर। उसके बाद उसमें लिखा रहता है कि 15 डेज के अंदर जो भी आपका ईसीएस डिफॉल्ट हुआ उसका भुगतान करवा दीजिए। तो जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हुआ उस डेट से अगले 15 डेज के अंदर, 15 दिनों के अंदर आपको आपकी ईसीएस डिफॉल्ट का जो भी अमाउंट है उसका आपको भुगतान करना होता है। यदि आप उस ईसीएस डिफॉल्ट जो भी आपका अमाउंट डिफॉल्ट हुआ, चाहे 1 2 किस्त, जो भी किस्त आपका डिफॉल्ट हुआ है, यदि आप उसका पेमेंट वहीं पे करवा देते हैं और उसका इंटीमेशन यदि आप बैंक और एनबीएफसी को दे देते हैं कि सर जी मैंने जो भी मेरी ईसीएस डिफॉल्ट हुई थी, इस नोटिस को प्राप्त होने के बाद मैंने इसका भुगतान, इसका पेमेंट कर दिया, उसका एक्नॉलेजमेंट यदि आप बैंक और एनबीएफसी को दे देते हैं तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपके खिलाफ में कोई भी सेक्शन 25 की कोई भी केस, मुकदमा, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं होगा। लेकिन आपको पेमेंट करने के बाद आपको उनको इंटीमेट करना है, जो भी आपका ईएमआई 1 2 जितना भी आपका ईएमआई डिफॉल्ट हुआ रहेगा उसका पेमेंट करने के बाद आपको उनको इंटीमेट करना, बैंक और एनबीएफसी को आपको सूचित कर देना है दोस्तों। लेकिन यदि आप इसका भुगतान, इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों मामला आगे बढ़ेगा और आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 25 के तहत कंप्लेंट और केस मुकदमा दर्ज होगा। यदि दोस्तों आपने बैंक या फिर एनबीएफसी में सेक्शन 138 यदि आपने चेक दिया होगा, तो यदि चेक डिसऑनर्ड, चेक बाउंस होगा तो आपके खिलाफ में सेक्शन 138 का आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपको सेक्शन 138 के तहत आपको एक लीगल डिमांड, आपको नोटिस भेजी जाएगी। एक बात नोट करना दोस्तों, यदि आपका ईसीएस डिफॉल्ट हुआ है, सेक्शन 138 चेक बाउंस हुआ है, तो विदाउट लीगल नोटिस आपको सर्व किया, आपको नोटिस बिना भेजे वो डायरेक्टली सीधे आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते दोस्तों। एक स्टैट्यूटरी, एक कानूनी एक नोटिस है जो आपको भेजना ही पड़ेगा बैंक और एनबीएफसी को डिफॉल्ट बाउंस के डेट से अगले 30 दिन के अंदर। आपको सेक्शन 138 की नोटिस या फिर सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आपको भेजना ही पड़ेगा। यदि आप उसका जवाब नहीं देते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं, तो वो आपके खिलाफ में आगे चलकर दोस्तों जिस दिन 15 दिन खत्म हुआ उस डेट से अगले 30 दिन के अंदर उनको, बैंक और एनबीएफसी को दोस्तों आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में यदि वो लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, तो उनको 30 दिनों के अंदर ही आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी दोस्तों। इस बात को नोट करिए। चलिए, यदि कंप्लेंट फाइल हो गया उसके बाद क्या होगा, आपको प्री कॉग्निजेंस की आपको नोटिस आएगी अंडर सेक्शन 223 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने चेक का अमाउंट जो भी जितने के लिए कंप्लेंट फाइल किया गया है, यदि आपने उसका भुगतान कर दिया है, सेक्शन 25 में जो भी ईएमआईज थी उसका यदि आपने भुगतान कर दिया है, तो उस प्री कॉग्निजेंस की नोटिस के स्टेज पर आप जाइए, आपके वकील साहब को आपके वकील साहब को बता दीजिए। आपके वकील साहब वहां पे उस डेट पे उस तारीख पे पेश होकर वहां पे जो भी रहेगा वो बता देंगे कि भाई ठीक है इसका भुगतान हो चुका है, तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। यदि आपने पैसे नहीं दिए तो आगे आपको समन्स आएगा। समन्स के डेट्स पर यदि आप अपीयर नहीं होते इन पर्सन या फिर आपके एडवोकेट साहब आपके बिहाफ पर वहां पे नहीं खड़े होते दोस्तों, तो समन्स आएगा। उसके बाद फिर आपका निकलेगा दोस्तों बेलेबल वारंट। यदि आप बेलेबल वारंट पे भी नहीं जा रहे, आपके वकील साहब भी वहां पे खड़े नहीं हो रहे, आप जमानत नहीं ले रहे दोस्तों, तो आपके खिलाफ में निकलेगा नॉन बेलेबल वारंट, दैट मींस की अरेस्ट वारंट।
तो आपको समन्स की नोटिस आ सकती है, प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस आ सकती है, आपको अवेलेबल वारंट बीडब्ल्यू की नोटिस आ सकती है, आपको एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट की आपको नोटिस आ सकती है। तो ये इतने प्रकार के नोटिस आपको आ सकती है दोस्तों। तो यदि मामला कोर्ट में गया, मजिस्ट्रेट साहब के पास गया, तो कोर्ट की नोटिस आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये नोटिस आपको बैंक और एनबीएफसी, और यदि कंप्लेंट फाइल हुआ मजिस्ट्रेट कोर्ट में तो कोर्ट के माध्यम से समन्स, वारंट, बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट, इस प्रकार के अलग अलग कोर्ट के नोटिस भी आपको आ सकते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान देना कि यदि आप इस मैटर में सेटलमेंट चाहते रहेंगे तो आप किसी भी स्टेज पर आपका जितना भी आपका ईएमआई डिफॉल्ट है, 1 2 3 जो भी है, जितने के लिए केस मुकदमा किया गया उतना अमाउंट आप वहां पे करके बिफोर द कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने बैंक और एनबीएफसी की जो भी एडवोकेट जो पैनल टीम्स हैं उनको पेमेंट करवाकर आप कहीं वहीं पर तुरंत इमीडिएटली इस केस को आप रफा दफा इस आप मुकदमे को वहीं पे खत्म करवा सकते हैं। तो यदि आपके पास पैसे हैं, जितना आपका इससे डिफॉल्ट है 1 2 जितने के लिए मुकदमा, वैसे देखिए वैसे तो नियम कानून के हिसाब से बाय लॉ बाय रूल वो सिर्फ एक ही ईएमआई के लिए वो केस मुकदमा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उतना अमाउंट दीजिए, वहीं पे आपका पूरा मैटर समाप्त, आपका केस खत्म दोस्तों। वेरी सिंपल। तो ये ध्यान देना कि आपका ईसीएस डिफॉल्ट हो, सेक्शन 138 का चेक बाउंसिंग का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, जो भी जितने के लिए कंप्लेंट फाइल की गई उतना पैसा आप देकर रीपेमेंट करवाकर वहीं पर मैटर को आप समाप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, यदि आपका सिक्योर्ड लोन है और ऐसे मामले में यदि आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति के पेपर्स अपनी कोई प्रॉपर्टी को आपने वहां पे मॉर्गेज रखा है, कोलेटरल के तौर पर रखा है, बंधक के रूप में रखा है, तो ऐसे मामले में उसके ऊपर दोस्तों लागू होता है सरफेसी एक्ट 2002 का कानून लागू होता है। तो ऐसे में क्या है, देखो सरफेसी एक्ट के मामले में बैंक और एनबीएफसी को एक शक्ति, एक पावर प्राप्त है कि उसको कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सीधे वो आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी को सीधे वो अटैच, वो सीधे अपने कब्जे में लेके उसको बेच के, ऑक्शन करके, नीलामी करके अपने बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं। उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको 13(2) की नोटिस आएगी, 13(4) की नोटिस आएगी, सेक्शन 14 का नोटिस आएगा। इसमें इस प्रकार से बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ में कार्रवाई करती है और ये कार्रवाई करके आपका जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति उसको सीज करके, अटैच करके, उसको ऑक्शन करके, सेल करके वो डायरेक्टली सीधे वो अपने बकाया राशि का वो रिकवरी कर सकती है। तो सरफेसी एक्ट सिक्योर लोन के मामले में थोड़ा सा डेंजरस, थोड़ा सा आपको सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के आपको नोटिस भेजे जाते हैं दोस्तों। यदि आपका क्रेडिट कार्ड्स का डिफॉल्ट है या फिर कोई भी आपका पर्सनल लोन का डिफॉल्ट है तो ऐसे मामले में आपको आर्बिट्रेशन की भी आपको लीगल नोटिस भेजी जा सकती है। तो आर्बिट्रेशन में कैसा होता है, यदि आपको प्री आर्बिट्रेशन की कोई नोटिस आ रही है, सेक्शन 21 की नोटिस आ रही है दोस्तों, आपको यदि कोई अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस आ रही है, यदि कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आ रही है, तो यदि आर्बिट्रेशन वर्ड वाला कोई भी नोटिस आ रहा है तो ऐसे मामले में आपको इमीडिएटली तुरंत आपको रिप्लाई फाइल करना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए, उसको आपको जवाब देना चाहिए। यदि आप चीजों को इग्नोर करेंगे तो आपके खिलाफ में आगे चलकर इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड पास हो सकता है, इस बात को नोट करिए। तो सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है, सेक्शन 25, सेक्शन 138 और आर्बिट्रेशन, ये सब। तो यदि इस प्रकार कोई लीगल नोटिस आता है तो तुरंत इमीडिएटली, इंस्टेंटली, जो भी उसके अंदर समय टाइम दिया गया उस समय टाइम के अंदर आपको उसका जवाब, रिप्लाई आपके एडवोकेट, आपके वकील साहब के माध्यम से उनके लेटर पैड पे आपको बनाकर उनको भेज देना है। तो दोस्तों यदि आपको नोटिस आता है इस प्रकार का लोन डिमांड लीगल नोटिस, सेक्शन 25, 138 की, आर्बिट्रेशन की, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) की नोटिस, तो ऐसे मामलों में आपको तुरंत इमीडिएटली, आपको इंस्टेंटली इस प्रकार के नोटिस को आपको लेना चाहिए, आपको रिसीव करना चाहिए, इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और तुरंत इंस्टेंटली इस प्रकार के लीगल नोटिस का आपको जवाब तुरंत आपको देना चाहिए। आप आपके एंड से दीजिए या फिर आपके एडवोकेट साहब के बिहाफ पर, लाइक उनके लेटर हेड के थ्रू आप उसका रिप्लाई फाइल करवाइए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। यदि आप इस प्रकार के लीगल नोटिस का जवाब, रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक और एनबीएफसी या फिर कोर्ट के पास एक मैसेज आता है कि आप एक विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप एक जेन्युइन पर्सन नहीं है, आप चीटर हैं, आप फ्रॉडर हैं दोस्तों। तो आपको हर एक लीगल नोटिस का आपको जवाब, रिप्लाई देना चाहिए। और एक बात को नोट करिए कि सेक्शन 25 हो, 138 हो, आर्बिट्रेशन हो, बार बार यदि आपको सेम सब्जेक्ट मैटर पे आपको बार बार आपको लीगल नोटिस भेजी जा रही है, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, सेम अकाउंट नंबर पर, सेम क्रेडिट कार्ड्स के नंबर पर, तो आपको बार बार हर एक लीगल नोटिस का आपको जवाब, रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। एक बार जवाब, रिप्लाई दे दिए, चीजों को रिकॉर्ड में रख लीजिए। यदि आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है तो उसकी डाक की रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट, उसकी एक कॉपी, और बैंक और एनबीएफसी ने जो आपको लीगल नोटिस भेजा था उसकी एक कॉपी, ये सबको संभाल कर अपना रिकॉर्ड वगैरह अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करिए दोस्तों। तो हर एक चीज को प्लीज टेक अ सीरियस, ठीक है। बहुत सारे फर्जी नोटिस वगैरह भी आपको आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज में लिंक आती है, आपको व्हाट्सएप पे आता है, आपको मेल पे आता है, उसको प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई कराने के बाद ही उस लीगल नोटिस का जवाब, रिप्लाई आप जरूर फाइल करवाइए। तो दोस्तों यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो नियम कानून को फॉलो करिए और हर एक लीगल नोटिस का जवाब, रिप्लाई फाइल करते चलिए। लेकिन ध्यान देना कि फर्जी, ऐसे बहुत सारे डराने धमकाने वाले लीगल नोटिस भी आपको भेजे जाते हैं जो कि एक अनऑथोराइज्ड ईमेल आईडी के थ्रू, अनऑथोराइज्ड व्हाट्सएप के थ्रू, अनऑथोराइज्ड मोबाइल नंबर के थ्रू भी आपको लीगल नोटिस आपको सर्व किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के लीगल नोटिस का आपको जवाब, रिप्लाई आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इस बात को नोट करिए कि एक अकाउंट के मामले में, एक लोन डिफॉल्ट, एक लोन अकाउंट के मामले में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 रिप्लाई बनेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं।
एक डिमांड या फिर आर्बिट्रेशन आया या फिर 138 या फिर सेक्शन 25 का। और एक चीज बीएनएस 318 और 316 के मामले में यदि बैंक और एनबीएफसी की लीगल टीम के द्वारा यदि आपको बीएनएस 318 या फिर 316 में कोई लीगल नोटिस आ रही है, दैट मींस कि उनका ये कहना है कि आपने बैंक और एनबीएफसी के साथ में चीटिंग किया, फ्रॉड किया, विश्वासघात किया, तो ऐसे मामले में उनको जवाब दीजिए, रिप्लाई दीजिए, उनसे पूछिए कि हमने कौन सा गलत काम किया, हमने कौन सा 420 किया, हमने कौन सा विश्वासघात किया। उसके संबंध में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई गलत फर्जी दस्तावेज, यदि कोई गलत डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबमिट करके हमने लोन लिए हैं, तो वो चीज का वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो एग्रीमेंट्स, वो कॉपी वगैरह मुझे आप मेरे ईमेल आईडी पर भेजिए। तो वो चीज का कंफर्मेशन लेने के बाद ही ये क्लियर होगा कि भाई वो आपका जो 318 316 का जो लीगल नोटिस आया है वो जेन्युइन है या फिर फर्जी है। तो कई बार तो डरावने धमकाने वाले भी इस प्रकार के लीगल नोटिसेस भी भेजे जाते हैं। कई बार तो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा एक पुलिस कंप्लेंट एफआईआर की भी लीगल नोटिसेस भी भेजी जाती है, उस पर पुलिस स्टेशन का स्टैंप लगा रहता है, कंप्लेंट वगैरह 318 316। तो दोस्तों वो सब का सब फर्जी होता है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट के मामले में तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली दोस्तों एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्लियर कट दिशा निर्देश दिए कि यदि व्यक्ति जेन्युइन है, उसकी स्थिति परिस्थिति खराब है, मेडिकल इमरजेंसी है, काम धंधा छूट गया, व्यापार में भारी भरकम नुकसान हुआ है, यदि वो आदमी जेन्युइन पर्सन है, तो ऐसे मामले में तो एफआईआर कतई बनता नहीं है, जब तक कि उसका विलफुल डिफॉल्ट का इंटेंशन ना हो, जब तक कि वह व्यक्ति बैंक और एनबीएफसी के पास कोई गलत दस्तावेज, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फिर फर्जी दस्तावेज ना देकर लोन लिया हो, या फिर उस लोन के अमाउंट का गलत या फिर रॉन्ग इस्तेमाल ना किया हो, तो ऐसे मामले में करिए। लेकिन जेन्युइन डिफॉल्ट है और व्यक्ति यदि बैंक और एनबीएफसी के पास कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस नहीं है, ये विलफुल डिफॉल्ट को लेकर, ये 420 को लेकर, 420 को लेकर, धोखाधड़ी को लेकर कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस नहीं है, प्राइमा फेसी कोई मामला बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करना ही नहीं है। और बहुत ही ना के बराबर 99% केस में दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए, एफआईआर, केस, मुकदमा 420, 318, 316 कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ आपको डराया धमकाया जाता है। कभी कोई फर्जी पुलिस वाला फोन करता है, कभी कोई फर्जी वकील फोन करता है, कोई फर्जी अधिकारी फोन करता है, ठीक है, कभी कोई फर्जी एजेंट फोन करता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको एआई जनरेटेड, चैट जीपीटी जनरेटेड, परप्लेक्सिटी जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको नोटिसेस वगैरह बनाकर आपके मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया था और आपको डराया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, जो चीज जेन्युइन है, जो सही है, जो जेन्युइन है, उसका रिप्लाई जवाब दीजिए। बाकी कोई दिक्कत समस्या रहेगा तो आप किसी भी एक्सपर्ट एडवोकेट की आप गाइडेंस में काम करिए, उनके सजेशंस पे काम करिए, कभी कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी दोस्तों, इस बात को नोट करिए। डियर फ्रेंड, जो भी हमारे मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्टर्स हैं, चाहे वो पर्सनल लोन के डिफॉल्टर्स या फिर क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर हो, आप सभी लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज दोबारा वापस से अगेन एंड अगेन एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन बिल्कुल भी ना ले, और दूसरे लोन को खत्म करने के लिए तीसरा लोन बिल्कुल भी ना ले दोस्तों, बिल्कुल भी ना ले। जितने में उतने में ही आप उतने ही लिमिटेशन में रहिए, उतने ही सीमित में रहिए, दोबारा वापस से लोन मत लीजिए। और अपने राइट्स, अपने अधिकारों को आप जानिए। ये लोन रिकवरी एजेंट जो परेशान करते हैं ना, इनको आप सबक सिखाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकवरी को लेकर बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किए, उनको समझिए, उनको पढ़िए, उनको अंडरस्टैंड करिए और उसके अकॉर्डिंगली इन लोन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करिए दोस्तों। इनके लीगल नोटिसेस से, फर्जी लीगल नोटिसेस से, इनके फर्जी कॉल से, डराने धमकाने से केस मुकदमा कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। इनके डर, इनके दबाव में आप प्लीज आप दोबारा वापस से लोन पे लोन मत लीजिए। आप इन मल्टीपल लोन से प्लीज आप बचिए दोस्तों, जितने में है उतने में ही सीमित हो जाइए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, प्यार मोहब्बत दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो मेरा लीगल हेल्पलाइन नंबर मैंने वीडियो के डिस्प्ले पर दे रखा है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको आपके सभी डाउट्स का, सभी प्रश्नों का मैं सटीक आंसर और जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।